नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जुलाई से लेकर सितंबर 2022 का राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें आपकी जो मैगजीन है उसका वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 दोनों शामिल हैं। जिसमें कल हमारा सेकंड चैप्टर जो आपकी वॉल्यूम 3 का है वो समाप्त हुआ, जिसमें रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल या घटनाएं, ये सारे टॉपिक थे। आज इन्हीं टॉपिक का जो 4th वॉल्यूम आपका है उसका यानी कि सेकंड जो चैप्टर है उसको हम शुरू करने वाले हैं। यानी कि जो 3rd मैगजीन थी, 3rd प्लस 4th एक साथ हम पढ़ रहे हैं। 3rd मैगजीन के जो 2 चैप्टर हैं शुरू के वो समाप्त हो चुके हैं। 4th मैगजीन का भी शुरू का 1 चैप्टर समाप्त हो चुका है, और जो दूसरा चैप्टर है जिसमें रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल और घटनाएं, ये सारे टॉपिक हैं, इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में ज़्यादातर चीज़ें वन लाइनर सिंपल फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनमें एक्सप्लेन करने को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। यानी कि जैसे राजस्थान को कौन सी चीज़ में कौन सा स्थान मिला, 7-8 क्वेश्चन इसी तरह के हैं, तो उनमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है और ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा। इस तरह के क्वेश्चन राजस्थान के करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं जहां राजस्थान की रैंक अच्छी रही हो। तो राजस्थान इस तरह से इस रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा, तो राजस्थान रहा इसमें 4थे स्थान पर। 4थे स्थान पर क्यों रहा राजस्थान? क्योंकि राजस्थान सरकार ने जन आधार के माध्यम से, जन आधार योजना के माध्यम से राज्य सरकार की लगभग 70 योजनाओं को जोड़ दिया है जन आधार से। तो लगभग 70 योजनाएं जन आधार से जुड़ चुकी हैं, इसलिए इनको अब इन योजनाओं का जो लाभ है वो कैसे दिया जाएगा, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये क्या होता है डीबीटी? यानी कि योजना को जो लाभ है, व्यक्ति के अगर मान लो कुछ पैसे उसको मिल रहे हैं तो वो भी उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंचेंगे, या उससे संबंधित जो भी जानकारी है तो उसका एक डिजिटल अकाउंट बना हुआ है, जन आधार बना हुआ है। सारी योजनाएं डिजिटल, लगभग 70 योजनाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित हो रही हैं। तो इस तरह से पूरे राज्य में राजस्थान की जो रैंक रही वो रही 4th। अब मन में एक सवाल उठता है, राजस्थान की 4th है तो फर्स्ट किसकी है, पहली रैंक पर कौन रहा? और ये सवाल इसका आंसर मुझे नहीं मिला। मैंने आज क्लास में आने से पहले सर्च किया, लेकिन मुझे इसका आंसर नहीं मिला, क्योंकि जहां भी मैंने देखा, जितनी भी वेबसाइट मिली, या तो आंकड़े जो मिले डीबीटी वाले वो पुराने मिले, यानी कि 2019 वाले, और बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं क्लास में आने से पहले। तो अगर आप लोग ये सर्च करके बता पाएँ तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें, ताकि हम सबको पता चले कि डीबीटी के माध्यम से लाभ हस्तांतरण में जब राजस्थान 4थे स्थान पर रहा, यानी कि इस साल 2022 में, तो इस साल पहले स्थान पर कौन रहा? आप सर्च करें, मैं भी सर्च करूंगा, और हमें मिलता है तो कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के क्रियान्वयन के आधार पर जारी किए गए रैंकिंग इंडेक्स 2022 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन से इंडेक्स? NFSA। इसके आधार पर राजस्थान को प्राप्त हुआ 15वां स्थान, यानी कि खाद्य सुरक्षा में, कि लोगों को खाना पहुंचाने में राजस्थान का जो ओवरऑल प्रदर्शन है उसमें 15वां स्थान प्राप्त हुआ। और यहाँ भी जब वही सवाल उठता है कि पहला किसको मिला, तो इसका उत्तर है पहला मिला ओडिशा को। हालांकि उस क्वेश्चन में भी हो सकता है पहला ना पूछा जाए, क्योंकि राजस्थान के करंट अफेयर्स में राजस्थान का स्थान जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हमारे मन में जाहिर सी बात है, जिज्ञासा तो आती है कि पहला स्थान किसको मिला अगर राजस्थान 4था है। तो उसको मैं अभी उसका आंसर ढूंढ नहीं पाया हूँ। आप लोग भी सर्च करें, और हमारी मैगजीन में भी वो नहीं है, वेबसाइट पर भी नहीं है, बहुत सारी जगह ये चीज़ें नहीं मिली हैं। अगर आपको मिले तो ज़रूर बताएं, क्योंकि राजस्थान के जो एक सचिव हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी कि राजस्थान को डीबीटी के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में अब 4था स्थान मिला है, लेकिन और कहीं सोर्स में हमें ये नहीं पता चल रहा है कि पहला किसको मिला है। तो आप लोग भी सब मिलकर सर्च करें, ताकि ज़्यादा लोग सर्च करेंगे, किसी न किसी को कुछ तो मिलेगा ही। तो इसमें पहले पर रहा कौन? ओडिशा। राजस्थान रहा 15वें पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम निर्माण करने के आधार पर राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत, क्योंकि आज के आप क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं सारे ऐसे ही हैं कि राजस्थान को कौन सा स्थान, किस रैंक में या किस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। अब इनको याद करने का एक तरीका है, आप लास्ट में जाके, आज की क्लास के बाद लास्ट में जाके एक ब्लैंक पेज पर ऐसी कोई एक हेडिंग बना के कुछ भी अपने हिसाब से लिख लें कि विभिन्न सूचकांकों में
राजस्थान की स्थिति। और अभी तक हमने जितने भी सूचकांक पढ़े हैं या आगे आप जितने भी सूचकांक पढ़ते जाएं उसी एक पेज पर लिखते जाएं, क्योंकि जब पूरे इंडेक्स हो जाएंगे यानी पूरे के जो एक साल में राजस्थान के अलग अलग सूचकांकों में जितने भी इनको रैंक मिली होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सूचकांक होंगे, यानी एक पेज पर ये सारा मैटर आपका आ जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि जब लास्ट में आप एग्जाम से पहले इसको देखेंगे तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, जैसे चाहे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया सूचकांक है जो पूछा गया वनपाल में, या किसी और आयोग द्वारा, किसी भी वैश्विक संस्था द्वारा ऐसा कुछ प्रदर्शन है जिसमें राजस्थान को लेकर कुछ ना कुछ न्यूज़ में है, वो सारे एक पेज पर लिख लें। जब रिवाइज करने लास्ट में आप जाओगे एग्जाम सेंटर के बाहर भी अगर आप वो पेज पढ़ लोगे तो एक क्वेश्चन उसमें से मिलने की संभावना रहेगी। क्वेश्चन क्या था हमारा, पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत राजस्थान आदर्श ग्राम निर्माण करने में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आदर्श ग्राम निर्माण करने में राजस्थान को प्राप्त हुआ तीसरा स्थान। अब यहाँ भी सवाल वही उठता है, अगर राजस्थान को तीसरा हुआ प्राप्त स्थान तो पहला स्थान आदर्श ग्राम निर्माण करने में किसको प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को पहला प्राप्त हुआ। और इस योजना के तहत सर्वाधिक लाभान्वित जो जिले रहे राजस्थान के, जिनको सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ, सर्वाधिक लाभान्वित जिले वो कौन कौन से रहे? वो रहे गंगानगर यानी श्री गंगानगर, और दूसरा बाड़मेर। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सर्वाधिक लाभान्वित जिले राजस्थान के ये दो रहे। और न्यूनतम लाभ इस योजना से कौन से जिले को मिला, यानी कि सबसे कम जिसने आदर्श ग्राम विकसित किए, न्यूनतम लाभान्वित राजस्थान का न्यूनतम लाभान्वित। ये पूरे देश के स्तर पर बात नहीं हो रही है, राज्य स्तर पर बात हो रही है, राज्य का। और ये भी राज्य में न्यूनतम जो लाभान्वित रहा वो था उदयपुर। क्लियर? एक स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो आज केवल टिक लगाने हैं आपको, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए एक एक स्क्रीनशॉट लेते जाए। अगला क्वेश्चन, मतदाता पहचान पत्र से आधार लिंक करने में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 7-8 क्वेश्चन लगातार ऐसे ही हैं। राजस्थान को कौन सा स्थान किस रैंक में मिला? ये क्वेश्चन आपको देखने में इजी लग रहे होंगे अभी, लेकिन लास्ट में सारे मिक्स हो जाएंगे, इसलिए एक पेज पर सारे एक साथ लिख लें, एक टेबल बना के, और लास्ट में पढ़ के चले जाएं। एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के चले जाएं, और नहीं तो एग्जाम के सेंटर के बाहर भी पढ़ लें, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर ID जिसको हम बोलते हैं, तो वोटर ID को किससे? आधार कार्ड से लिंक करने में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान मिला? तो इसमें राजस्थान को पहला स्थान मिला। और जाहिर सी बात है, अगर पहला स्थान मिलता है तो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजस्थान को मिला पहला स्थान। अब अगर पूछा जाए कि इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान में ऐसे सबसे ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लिया है। और ऐसे लोगों की संख्या कितनी है? तो ऐसे लोगों की संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है। इस चिन्ह का आप मतलब समझते हैं? मोर देन या लेस देन, तो 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोगों की संख्या है। और अगर राजस्थान में पूछा जाए कि ऐसा जिला कौन सा है जहां सबसे ज़्यादा लोगों ने अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करवा दिया है, तो ऐसा सर्वाधिक लिंक करवाने वाला जिला है धौलपुर जिला। यहाँ लगभग 43% जो लोग हैं, 43.3 या ऐसा कुछ है आंकड़ा, उन लोगों ने अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा दिया है। और ऐसी विधानसभा कौन सी, यानी ऐसा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है जिसने जहां के सर्वाधिक मतदाताओं ने अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करवा दिया है? तो विधानसभा क्षेत्र भी यही धौलपुर है। तो मैं यहाँ केवल ये लिख देता हूँ, विधानसभा क्षेत्र। इन दोनों का मतलब आप समझते हैं, विधानसभा क्षेत्र और जिले में क्या अंतर है? विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में है 200, यानी कि 200 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां से MLA चुने जाते हैं, और जिले राजस्थान में है 33। तो सर्वाधिक मतदाता ऐसे कौन से जिले के हैं जिन्होंने आधार कार्ड को वोटर ID से लिंक कराया है? तो धौलपुर के। और कौन से विधानसभा क्षेत्र के हैं? तो वो भी कौन सा है? धौलपुर विधानसभा क्षेत्र। और धौलपुर जिला ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराया है, और राजस्थान को पहला स्थान मिला पूरे देश में। क्लियर? चलें आगे। अगला प्रश्न है,
राजस्थान, फिर रिक्त स्थान दिया हुआ है। राजस्थान राज्य है जहां अनिवार्य FIR रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की गई, यानी कि राजस्थान कौन सा राज्य है, कौन से क्रम का राज्य है जहां FIR रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ऐसी नीति बनाई गई है। तो दूसरा, पहला, चौथा या तीसरा? इसका उत्तर है पहला, यानी कि देश में पहला ऐसा राज्य है राजस्थान। तो जो राजस्थान की पहली रैंक है या कोई अच्छी रैंक है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली रैंक तो अपने आप इंपॉर्टेंट होती है। तो राजस्थान पहला और एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अनिवार्य FIR रजिस्ट्रेशन की नीति लाई गई है। ये तो हुई अच्छी बात राजस्थान के बारे में, और अच्छी बातें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। लेकिन NCRB का एक जो डाटा आया, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका जो वर्ष 2021 का जो डेटा था उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें राजस्थान की रैंक खराब है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें शायद कम पूछी जाएं, लेकिन फिर भी बतानी जरूरी है। रैंक खराब नहीं है, राजस्थान की अपराध में रैंक अच्छी है, यानी कि प्रदर्शन खराब है। जैसा कि छोटी बच्चियों और महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर। ये शर्म की बात है, देश, समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी। सरकार से ज़्यादा समाज के लिए, क्योंकि अपराधी कैसे बनता है? समाज में रह के बनता है। बलात्कार के मामले में 2021 के जो क्राइम रिकॉर्ड हुए उनमें राजस्थान पहले स्थान पर है। लेकिन महिलाओं के विरुद्ध कुल अपराधों के मामले में इसमें भी राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर है। इन दोनों में अंतर क्या है? महिलाओं के विरुद्ध अपराध कई तरह के हो सकते हैं, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, या और कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, या यौन शोषण वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन बलात्कार में राजस्थान पूरे देश में सबसे ऊपर रहा था। कब? 2021 के आंकड़ों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में राजस्थान रहा था दूसरे स्थान पर, और इसमें पहले पर कौन रहा था महिलाओं के विरुद्ध अपराध में? वो रहा था उत्तर प्रदेश। साइबर अपराध में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था? तो साइबर अपराध में राजस्थान रहा था 10वें नंबर पर। ये चीजें बताने इसलिए जरूरी हैं, क्वेश्चन में पूछने की संभावना तो कम है, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य की हो या देश की हो, वो ऐसे आंकड़े कम पूछती है जहां उसका प्रदर्शन खराब है। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, कम से कम हमारी जागरूकता के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग कितने ज़्यादा हैं। चलें आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जनवरी से अगस्त 2022 तक समस्या समाधान के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश भर में प्रथम रहा? क्वेश्चन का मतलब समझ पाए, राजस्थान संपर्क पोर्टल एक है जिससे जनवरी से लेकर अगस्त तक, यानी कि ऑनलाइन जो समस्या है उनके समाधान में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाधान किया गया। जैसे कि एक हेल्पलाइन नंबर भी राजस्थान सरकार का 181, ये हेल्पलाइन है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपराध निस्तारण में कौन सा जिला? तो ये है 12, जो राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा। इसमें एक और चीज है कि ये समस्या समाधान का जो औसत समय है ऑनलाइन या इस प्लेटफॉर्म पर, औसत समय वो कितना लगा? 11 से 14 दिन। चलें आगे अगले प्रश्न की तरफ। डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी के आधार पर राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आप देख रहे हैं लगातार 7 क्वेश्चन हो गए और सब में राजस्थान की रैंक पूछी गई है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। कई में राजस्थान पहले पर है, किसी में चौथे पर है, किसी में 15वें पर है। तो ये सारे आप एक पेज में लास्ट में जरूर लिख लें, वरना सारे भूल जाएंगे और क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आप एक पेज पर लिख लेंगे और उसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद केवल जिस दिन एग्जाम हो उससे पहले आपको एक बार वो देखना है। तो डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी के आधार पर राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी में राजस्थान को प्राप्त हुआ पहला स्थान। क्यों? क्योंकि ये डिजिटल माध्यम, अभी जैसे हमने बात की, ये क्या होता है, जैसे कि ई मित्र सेवा केंद्र, ई मित्र सेवा केंद्र जो है वो पूरे देश में है लगभग 3 लाख, और इनमें से अकेले राजस्थान में कितने हैं?
तो राजस्थान में है लगभग 1 लाख, यानी कि पूरे भारत का 1/3। इस 1 लाख में से 85,000 तो हैं ई मित्र सेवा केंद्र और 15,000 जो हैं वो हैं ई मित्र प्लस, मैंने ई प्लस लिख दिया केवल। तो कुल लगभग 1 लाख ई मित्र केंद्र हैं राजस्थान में। इस हिसाब से डिजिटल माध्यम से सर्विस डिलीवरी में राजस्थान आता है पूरे देश में पहला। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक संबंधी सेवाएं देने व वित्तीय जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी, जिसको शॉर्ट में कहा गया है बीसी सखी, के रूप में नियोजित करने का फैसला किया गया। इस हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विभिन्न बैंकों के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया? ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो यही लिख के आएगा, फुल फॉर्म भी नहीं आएगी, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। बीसी सखी, अब बीसी सखी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट। ये फुल फॉर्म मैंने इसलिए लिखी है आपको ये जानकारी देने के लिए, लेकिन एग्जाम में ऐसा ही पूछे जाते हैं। तो राजस्थान सरकार ने MOU हस्ताक्षरित किया। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझौता पत्र कहते हैं। तो राजस्थान सरकार के राजीविका ने किसके साथ, विभिन्न बैंकों के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया, जिसमें जो महिलाएं हैं वो बैंकिंग क्षेत्र की जानकारी, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता ला पाएंगी बैंकों के बारे में। और ऐसी लगभग 4,825 महिलाओं को नियुक्त किया गया है जो बैंकिंग जागरूकता ला पाएं। और आजीविका कौन से विभाग के तहत कार्य करता है, ये हमने कल पढ़ा था। कौन सा? राजस्थान सरकार का ग्रामीण विकास व पंचायती राज। इस विभाग के अधीन राजीविका काम करता है। राजीविका के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस विभाग के जो मंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और राजीविका के बारे में क्या पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? अक्टूबर 2010 में। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो 1958 का है उसके तहत ये एक पंजीकृत सोसाइटी है। मूल उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को खासकर आजीविका के अवसर प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह है, राजसिको द्वारा आयोजित किए जाने वाले पहले राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन कहाँ होगा? शहर का नाम पूछा है, जोधपुर, उदयपुर, कोटा या जयपुर। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पहले अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजक कौन होगा? तो आयोजक होगा राजसिको। आयोजन कहाँ होगा? आयोजन होगा जोधपुर में। जो चीजें पहली लिखी हुई हैं, राजस्थान की पहला स्थान, राजस्थान में पहली बार या राजस्थान में बहुत साल बाद, उनको एक आप खास ध्यान से जरूर पढ़ें, उनकी संभावना ज़्यादा होती है। तो जोधपुर में एक मेला आयोजित किया जाएगा जिसको नाम दिया गया है राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला, जो कहाँ? जोधपुर में। और ये कब से कब होगा? ये आयोजित होगा फरवरी मार्च 2023। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार आयोजित, यहाँ भी पहली बार आयोजित राष्ट्रीय MSME रक्षा सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर संपन्न हुआ? MSME क्या है? MSME की फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? ये है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। यानी कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम जो उद्यम है उनका ये विभाग है। तो MSME रक्षा सम्मेलन राष्ट्रीय लेवल का जो है, यानी नेशनल लेवल का जो है, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था कोटा में। और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं कौन? ओम बिरला, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये है क्या? यानी कि रक्षा क्षेत्र में जो ये MSME इंडस्ट्री है वो भी अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दे पाए, यानी इनके द्वारा भी कुछ ऐसे उत्पाद विकसित किए जाएं जो रक्षा क्षेत्र में यानी कि डिफेंस सेक्टर में काम आए। तो इसके लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जो कि राजस्थान में पहली बार हुआ है। भारत में पहली बार नहीं, भारत में नहीं, ये राजस्थान में पहली बार हुआ है राष्ट्रीय MSME रक्षा सम्मेलन। और कहाँ हुआ? कोटा में। अगला प्रश्न, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण यानी कि रूडा द्वारा प्रदेश के पहले हस्तशिल्प बाजार, जिसका नाम दिया गया क्या?
शिल्पांगन क्राफ्ट का आयोजन कहाँ किया गया? अलवर, भरतपुर, राजसमंद या भीलवाड़ा? तो यहाँ भी प्रदेश के पहले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो प्रदेश के पहले हस्तशिल्प बाजार शिल्पांगन क्राफ्ट नाम देके कहाँ शुरू किया गया? तो इसका उत्तर है अलवर। ये एक 7 दिवसीय कार्यक्रम था जो कब से कब हुआ? 26 सितंबर से और 2 अक्टूबर। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर और 2022। अलवर के कौन से? प्रताप ऑडिटोरियम। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं फिर। हाल ही में भारत सरकार के विमानन मंत्रालय द्वारा उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई। यह कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो यहाँ पूछा है किसके द्वारा, ऐसा भी पूछा जा सकता है कहाँ बनाया जाएगा, वो जानकारी मैंने प्रश्न में दे दी है। तो कहाँ बनाया जाएगा? उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर। और किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो राजसिको। राजसिको क्या है? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। तो इसके द्वारा एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा या एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स से क्या होगा? जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के जो उत्पाद हैं, कैसे जैसे हस्तशिल्प है या और कोई भी उत्पाद हैं, जैसे चाहे फल सब्जी वगैरह है, इन सब के लिए जो भी चीजें हैं इनका निर्यात अब बढ़ पाएगा। क्यों? कि जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा एयरपोर्ट पर, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बिक्री आसान हो जाएगी, तो निर्यात बढ़ेगा। पश्चिमी राजस्थान की जो एक तरह से अर्थव्यवस्था है उसको ज़्यादा मदद मिलेगी। किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? राजसिको के सहयोग से। कहाँ? डबोक एयरपोर्ट, उदयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो इस पीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी? सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल। तो इसकी अब स्थायी पीठ जो स्थापित की जाएगी वो कहाँ की जाएगी? जोधपुर में। इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जानकारी है। कहाँ स्थापित की जाएगी? जोधपुर। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के आर्थिक सहयोग से लंपी व अन्य पशु रोगों की जांच व निदान RT-PCR तकनीक से करने की सुविधा प्रारंभ की है। यह सुविधा निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर उपलब्ध होगी? RT-PCR हमने जो कोविड के टाइम पे बहुत पढ़ा था, सुना था, और RT-PCR से इस बार RS मेन एग्जाम में एक 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया कि RT-PCR तकनीक क्या है, CT वैल्यू क्या है। तो जो चीज़ें चर्चा में होती हैं वही एग्जाम में पूछी जाती हैं। राजस्थान का जो सेकंड पेपर होता है RAS का, उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है उसमें पूछा गया, जबकि क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का, पूछा गया 10 नंबर में। तो ऐसी ही चीज़ें आपके वहाँ भी काम आएंगी। तो अब राज्य सरकार के कौन से विभाग द्वारा पशुपालन विभाग ने एक पशु निदान केंद्र पशु निदान केंद्र, उस पर यह सुविधा शुरू की, और वो केंद्र कहाँ है? वो है जयपुर। पहले क्या होता था कि अगर पशु कुछ बीमार है और अगर उसका RT-PCR वगैरह करना है उसके सैंपल का, तो वो राजस्थान से बाहर भेजा जाता था। राजस्थान में सुविधा नहीं थी। अब राजस्थान के जयपुर के पशु निदान केंद्र में RT-PCR, पशुओं के लिए RT-PCR की बात हो रही है, तो वो अब शुरू कर दिया गया है। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा सालावास जोधपुर में 2 दिवसीय दरी फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था की पहल पर किया गया? ऑप्शन है विश्व बैंक, IMF, यूनेस्को या यूनिसेफ। तो जब भी वैश्विक संस्था और राजस्थान के साथ कोई टाई अप होता है तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ हुआ आयोजन? तो सालावास जोधपुर में, ये भी पूछा जा सकता है। और संस्था कौन सी है? तो वो है यूनेस्को। राज्य पर्यटन विभाग, इसके साथ साथ ही IIT है जो जोधपुर का,
वो भी, और मेहरानगढ़ दुर्ग की जो रखरखाव करने वाली समिति है उन सब ने भी सम्मिलित रूप से इसका उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें मैंने आरटीपीसीआर की बात की, आप लोगों को केवल इसकी अगर फुल फॉर्म भी पता है तो वो ईमानदारी से कमेंट करना, अगर उनको केवल फुल फॉर्म पता है बिना सर्च किए हुए आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, देखते हैं कितने लोग जानते हैं। अब ये कल की क्लास रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था, हाल ही में रूपाखेड़ा तथा तांबेसरा खनिज ब्लॉकों से मैग्नीज के खनन हेतु ब्लॉक आवंटन ई नीलामी निविदा जारी की गई। ये दोनों क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? रूपाखेड़ा और तांबेसरा ये अवस्थित थे बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के कालाकुंडा से भी पहले ये नीलामी जारी हो चुकी है। राजसमंद के नेगड़िया क्षेत्र में भी, तो नेगड़िया क्षेत्र में या राजसमंद में पूरे क्षेत्र में है लगभग 2.16 मिलियन टन और 17 मिलियन टन की संभावना है बांसवाड़ा में। कौन से खनिज की? मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खान विभाग ने जयपुर के 6 शहरी क्षेत्रों में प्रधान व अप्रधान खनिजों के भंडार चिन्हित किए तथा नगरीय विकास विभाग से समन्वय बनाते हुए खनन पट्टे जारी करने की अनुमति के प्रयास किए जा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहरी क्षेत्र वहां के संभावित खनिज से सम्मिलित नहीं है? तो 6 शहरी क्षेत्र कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर और भीलवाड़ा। जो सम्मिलित नहीं है वो था अजमेर। अजमेर में लोहा इश्क नहीं बल्कि ग्रेनाइट और चेजा पत्थर था। बाकी कौन से शहर में क्या था? जैसे जयपुर में चेजा पत्थर, जोधपुर में सैंडस्टोन, जैसलमेर में पीला पत्थर, बीकानेर में बॉल क्ले और सिल्का सैंड और भीलवाड़ा में लोहा इश्क या मैसनरी स्टोन। राजस्थान को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु हाल ही में छबड़ा व कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजनाओं में कुल 1220 मेगावाट क्षमता की 3 विद्युत उत्पादक यूनिट को अनुमति प्रदान की गई। छबड़ा व कालीसिंध क्रम से कौन से जिलों में अवस्थित हैं? तो छबड़ा है बारां में और कालीसिंध है झालावाड़ में। यहाँ कुल 3 यूनिट लगाई जाएंगी, जिनमें से 2 छबड़ा में और 1 कालीसिंध में। छबड़ा में जो लगेगी हर यूनिट वो 660 मेगावाट क्षमता होगी और कालीसिंध में 800 मेगावाट। राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी के मध्य हुए एक एमओयू के अनुसार राज्य में कितनी क्षमता का एक अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित किया जाएगा? तो उत्तर है 10,000 मेगावाट। 5,000 करोड़ का ये एमओयू हुआ, एक निवेश हुआ किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। और एनटीपीसी की भी एक सब्सिडियरी कंपनी है जो कौन सी है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। राज्य में पहली बार हाइड्रो पंप स्टोरेज से बिजली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बांध पर हाइड्रो पावर प्लांट बनने जा रहा है? तो ये जवाहर सागर बांध जो चंबल नदी और कोटा में है और 200 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता होगी, विद्युत उत्पादन क्षमता, यानी कि 16 लाख यूनिट प्रतिदिन से बिजली उपलब्ध हो पाएगी। और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को इस काम के लिए राजस्थान सरकार ने नियुक्त किया है। राज्य की पहली वर्चुअल कोर्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। 39 में जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन? एसएस शिंदे, संभाजी शिवाजी शिंदे, उनके द्वारा किया गया। 40वें हैं पंकज मित्तल और इन दोनों के बीच में एक रहे कार्यवाहक, वो कौन है? एमएम श्रीवास्तव। प्रदेश का पहला मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट यानी कि एमईएमयू ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो निम्नलिखित में से किस रेल मार्ग पर बनाया जा रहा है? तो यह है जयपुर और रींगस। रेलवे स्टेशन का नाम है भट्टों की गली स्टेशन। हाल ही में राजस्थान में निवेश हेतु जापान की 11 कंपनियों के साथ 1338 करोड़ रुपए का एक एमओयू साइन किया गया। इन कंपनियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में निवेश किया जाएगा, यानी कि कौन से एरिया में? तो नीमराना, गिलोट, छपरिया की धाड़ी, ये तीनों इसका आंसर है, यानी उपरोक्त सभी। केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में राजस्थान में से कौन से स्थान पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यह स्थान है सलवा कला, जोधपुर। जैसे खंडेला के बारे में मैंने बात की थी, यहाँ प्रदेश का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट जो कि देश का तीसरा भी था। यहाँ जो मूर्ति स्थापित की जा रही है वीर दुर्गादास की, वो 12 फीट ऊंची होगी, 1400 किलोग्राम वजन की होगी। दिलीप करण जो कि जोधपुर के रहने वाले हैं, फिलहाल अमेरिका में रहते हैं, उनके द्वारा सहयोग किया गया इस मूर्ति की स्थापना में। और यहाँ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो विश्वास स्वरूपम यानी कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, उसकी स्थापना हुई और वो कहाँ पर हुई है? ये हुई है राजसमंद में, गणेश टीकरी नाथ द्वारा। निर्माता है मदन पालीवाल, यानी कि मिराज ग्रुप के जो है उन्होंने आर्थिक सहयोग किया। और ये 369 फीट ऊंची है। मैंने आपसे पूछा था इसके मूर्तिकार कौन है, तो मुझे कमेंट्स में जो आंसर मिले लगभग क्या, जिन लोगों ने भी आंसर दिए सभी ने सही आंसर दिया है। इसके मूर्तिकार हैं यानी कि नरेश कुमार कुमावत, सही उत्तर है आपका। और ये पाली के रहने वाले हैं, सॉरी पिलानी के हैं, पिलानी के
नरेश कुमार कुमावत, पिलानी, झुंझुनू, ये इसके मूर्तिकार हैं। यहाँ मैंने मूर्ति की हाइट लिखी है, ये है 669 फीट, 669 फीट। हो सकता है आपसे ऑप्शन में मीटर पूछ ले, तो अगर आपको फुट को मीटर में या मीटर को फुट में कन्वर्ट करना नहीं आता है तो अभी याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में अगर भूल जाएंगे तो ये है 112.4 कुछ ऐसा मीटर है। एक मीटर में लगभग 3.2 या लगभग 3.3 कह सकते हैं, क्योंकि 3.28 मीटर होते हैं एक फुट में, तो उस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो ये 112 मीटर है। हो सकता है क्योंकि ये दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, तो हो सकता है इसके बारे में कोई सी भी जानकारी पूछी जाए तो मीटर में पूछी जाए, फिर वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपने एक लमसम आइडिया लगाया कि 3 फुट होता है या 1 मीटर में 3 फुट, उस हिसाब से गुणा भाग किया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले ही याद करके जाना, 112.4 मीटर 369 फीट। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कनकांचल और आदिवासी क्षेत्रों को पूर्णतः खनन मुक्त क्षेत्र घोषित करके इसे वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। ये दोनों क्षेत्र किस जिले में है? तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये दोनों क्षेत्र भरतपुर में है। डाउट किस में था कि आपकी मैगजीन में, यानी कि उसमें लिखा हुआ था कि नगर और पहाड़ी तहसील में, जबकि पहले हमने पढ़ा था सुजस वाली क्लास में डीग और कामा तहसील में। तो इस वीडियो पे मैंने आप लोगों से भी पूछा था कि अगर कोई उस क्षेत्र का हो जो जानता हो ये दोनों कहाँ हैं, तो किसी ने कमेंट भी किया है कि ये डीग और कामा में ही है। तो हम मान लेते हैं यही सही है, क्योंकि सुजस में भी यही था और जितना मुझे पता है उस हिसाब से भी डीग और कामा क्षेत्र में ही है। कौन? कनकांचल और आदिबद्री। और लास्ट में क्लास तो समाप्त हुई। अब ये वार्षिक अंक, यानी कि जो आप लोग पूछ रहे थे कि मैगजीन कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कौन सा वॉल्यूम कब आएगा, ऑनलाइन आएगा या ऑफलाइन आएगा, तो उन सभी समस्याओं का समाधान है। या पीडीएफ कब डालोगे, क्यों डालोगे, कितने देर में डालोगे, लेट हो रहे हो, तो सारी समस्याओं का यहाँ समाधान है। क्योंकि पीडीएफ में अभी क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है, वो सब अब आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जो लोग ये क्लास देख रहे हैं और आप अगर यहाँ तक आए हैं वीडियो के लास्ट तक, इसका मतलब आप सीरियसली देख रहे हैं। तो ये जितने की भी आएगी 30, 40, 50 रुपये, वो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ले लेना चाहिए ताकि आपकी जो क्लास की सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाए। एक बार यहाँ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप पढ़ोगे और इसमें पैराग्राफ के फॉर्मेट में आप पढ़ लोगे तो आपकी चीज़ें बहुत इजी आपके लिए हो जाएंगी। तो आज जो सेकंड चैप्टर था किसका, 4th वॉल्यूम का, जिसमें रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थान, घटनाएं हैं, वो अभी कुछ और टाइम चलेगा। अभी जो हमने आज ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी वो राजस्थान को कौन से क्षेत्र में या कौन से सूचकांक में राजस्थान की क्या स्थिति रही, तो राजस्थान की रैंक हमने आज ज़्यादा पढ़ी, राजस्थान की रैंक। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कैसे भी एक टेबल फॉर्मेट कर लें कि राजस्थान के विभिन्न सूचकांक या विभिन्न सूचकांकों में राजस्थान की स्थिति, और एक पेज पर आज की क्लास के जितने भी मैंने रैंक बताई है राजस्थान को, इस सूचकांक में ये रैंक मिली, वो जरूर लिख लें, तभी आज की इस क्लास का मीनिंग रहेगा। अदरवाइज अगर आपने ये आधा 1 घंटे की जो भी क्लास देखी है, ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको याद रह गया, किसी और में उसका तुक्का मार दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें लास्ट में एक पेज पर लिख लें ताकि ढंग से याद हो पाए। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, आप मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।